हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष पांडे, योर केयरिंग सा स्टडी मेट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की एक सीरीज़, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। वैसे आपको पता होगा कि हमने एक क्लासिकल अप्रोच को छोड़ के थ्योरेटिकल अप्रोच को छोड़ करके एक नया अप्रोच स्टार्ट किया था क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी का, जिसे कहते हैं एग्जामेटिक अप्रोच ऑफ टू प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एक आपको समराइज़ कर देता हूँ। उसमें क्या था, हमने प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन के रूप में देखा था, जिसे हम ऐसे डिनोट करते थे पी एक्स। एक्स आपका यहाँ पर आपका कोई भी इवेंट हो सकता था एक्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो इसकी डोमेन हो गई सारे इवेंट, और जो सैम्पल स्पेस में होते हैं सारे इवेंट सैम्पल स्पेस के एलिमेंट होते हैं। आपको पता था, ये सब क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। सैम्पल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हम सैम्पल स्पेस को लिखते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए एक सिक्के को उछाला गया तो उसका सैम्पल स्पेस होगा हेड और टेल, करली ब्रैकेट। तो सैम्पल स्पेस ऐसे ही परिभाषित था। तो ये क्लासिकल अप्रोच में हम लोग जानते थे। क्लासिकल अप्रोच में क्या था प्रोबेबिलिटी के, कि नंबर हमें किसी भी अपने आउटकम की कोई भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, यानी जिसके आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, ये क्लास 11th की कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसके बाद था सैम्पल स्पेस, इवेंट। हर इवेंट सैम्पल स्पेस का ही एक सबसेट होता है। ये हमने इवेंट की परिभाषा देखी थी। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम इक्वली लाइकली हो, किसी एक के भी होने की प्रायिकता किसी दूसरे से अधिक ना हो। और आउटकम आपको पता है, एवरी पॉसिबल रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट से आपको प्राप्त होता है उसे आउटकम कहते हैं। सैम्पल स्पेस सारे पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन को कहते हैं। और इवेंट जो होता है वो भी आपका आउटकम ही है, आउटकम को ही इवेंट कहते हैं। यानी इवेंट सबसेट होता है किसी भी सैम्पल स्पेस के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस के। जैसे मान लीजिए कि दो सिक्कों को उछाला गया, तो सैम्पल स्पेस आपकी बनेगी, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है, सैम्पल स्पेस है आपकी टी टी एच एच टी एच एच टी, ये चारों सैम्पल स्पेस है आपकी। तो इसमें हम कह दें कि टू टेल्स, एक इवेंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि टू टेल्स, दो। तो आपको पता है कि दो टेल के ये इवेंट, तो इस इवेंट के अंदर इस इवेंट का आउटकम हो जाएगा ये। और क्लासिकल थ्योरी में हम क्या करते थे कि जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे किसी इवेंट की, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होते थे इस इवेंट के, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम होते थे, उसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करते थे। ये थी क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी थी। अब हमने शुरुआत कर दी है एग्जामेटिक अप्रोच की, तो जिसमें कुछ एक्सियोम्स फिक्स हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। ये सारी अभी क्लास 11th की बातें हैं। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे, जो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की शुरुआत में दे रखा है। तो एक्सियोम्स क्या दिए, पहला एक्सियोम ये दिया इन्होंने कि कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो के बराबर, या ज़ीरो से, या एक से छोटी, ज़ीरो से बड़ी होगी। हमेशा ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ओके, ये था, ये आपकी परिभाषा है। एक से बड़ी भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 100% से ज़्यादा चांस किसी के नहीं हो सकते। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस बराबर एक होता है, ये पहला एक्सियोम है, ये सेकंड एक्सियोम है। और देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी आउटकम हैं उन्हीं के सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा जो सैम्पल स्पेस में होगा, यानी सैम्पल स्पेस के होने की प्रायिकता तो हमेशा एक, यानी कि फुल 100% रहेगी इसकी प्रायिकता। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और तीसरा एक्सियम ये था, इसमें जिसको हम कहते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी अगर मान लीजिए कुछ इवेंट दे रखे हैं सैम्पल स्पेस के जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, उनके यदि हम उनकी ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए टू
यूनियन A3 डैश डैश डैश। तो ये प्रोबेबिलिटी होती थी, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डैश डैश डैश। ये थे कुछ एग्जाम्स। तो हमने फ्रेंड्स पूरा रिकैप कर लिया क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी का। कुछ भी ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी जहाँ से शुरू होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मेनली इस अप्रोच में हम करते क्या है, हम जानते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स ऑन वन अनदर। हम देखते हैं कि क्या एक इवेंट, यदि ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक इवेंट्स हो गया है तो क्या दूसरे इवेंट पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। यही जानने के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, और फॉर्मूला वगैरह को अभी हम दिखाएंगे डिराइव करके। इसमें देखिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि 3 सिक्कों को टॉस किया गया है। सैम्पल स्पेस लिखेंगे, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है यहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई। ये देखिए सैम्पल स्पेस है, 3 कॉइन को टॉस करने का। अब इसमें 2 इवेंट्स को इन्होंने डिफाइन किया कि ये पहला इवेंट है रहेगा हमारा कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 हेड कम से कम आने चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो इस इवेंट में क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो एच 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 हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, और टी एच एच हो जाएगा। यही तो होगा ना केवल। और दूसरा इवेंट इन्होंने डिफाइन किया कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहला कॉइन टेल शो करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ये आउटकम। दूसरा टी एच टी, और तीसरा हो जाएगा टी एच एच। ये हो गई। अब ये क्या, अब हम देखिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। यहाँ पर आउटकम्स कितने फेवरेबल ई वन के 1 2 3 4 4, और टोटल आउटकम आपको पता है 8 है। तो ये हो गई 1/2। और E2 की भी आपको पता है, E2 की भी हो जाएगी, इसमें 4 है, और 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2। अब हम ज्ञात करते हैं, अब हमें अगर इंफॉर्मेशन दी जाए कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तब E1 की जब हम बता दें आपको कि E2 हो चुका है। ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 हैज़ अकर्ड, इसको आप याद कीजिए। क्या E2 के हो जाने पर E1 की प्रायिकता क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 2 बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर E1 को E2 के होने के बाद E1 को दोबारा किया नहीं जा रहा है। E2 हो चुका है, उसी में बताइए कि E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बात को समझिए, E2 हो गया है, उसी उसी एक ही बार किए गए एक्सपेरिमेंट में हमको बताना है कि E1 के होने की प्रायिकता क्या है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगर E2 हमारा हो चुका है तो नीचे हमारा जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस होके E2 हो गया। टोटल आउटकम्स जो E2 में थे वही हमारा अब सैंपल स्पेस हमारा रिड्यूस हो गया। एनसीईआरटी में भी ये लाइन है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1, सैंपल स्पेस हमारा इसमें हो गया जो जिससे डिवाइड करेंगे, सॉरी E2। और ऊपर हमारा आएगा हमारा आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ E1 एंड E2, यानी E1 और हमारा E2 तो हो चुका है, तो E2 में कौन सा ऐसा कितने ऐसे इवेंट थे जो E1 में भी थे, इसको देख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन टोटल आउटकम्स इन E2 हो चुका है, अब हमारा रिड्यूस हो गया है। तो यानी आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, केवल एक है इन दोनों में इंटरसेक्शन में, तो 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा, इसके अंदर 4 ही है, E2 के अंदर ओनली 4 एलिमेंट्स है। तो डिवाइड, अब हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई, इसको कह सकते हैं 1/4। और हमारा E1 देखिए जब E2 नहीं हुआ था तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये
इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल। तो ये देखा आपने, फ़र्क पड़ गया। तो यानी कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पर फ़र्क डाल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये दोस्तों कुछ भी नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट को दोबारा किया नहीं जा रहा है, एक्सपेरिमेंट को। इवेंट ई टू हो गया है, उसी में आपको बताना है कि ई वन के, अगर ई वन के होने की प्रायिकता मैं पूछ लूँ आपसे तो क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए इस वर्डिंग को। तो अब इन्होंने फॉर्मूला तो ये डिराइव कर दिया कि P आपको दिखेगा E1 डिवाइडेड बाई E2, ऐसे लिखते हैं इसको, डिवाइड बाई नहीं पढ़ते, इसे करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। इसको हमने यहाँ पर तो ऐसे देखा, इसी इसी को एक तरीके से और भी कह सकते हैं। अब देखिए दोनों को सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही तो हो गई, नंबर ऑफ आउटकम्स इन E2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके देख लिया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपने समझ लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे और ये हमारी सीरीज़ लंबी चलेगी। बेस थ्योरम, बर्नौलीज ट्रायल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करें। थैंक्स।